रजिस्टर्ड ऑफिस जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी तरह के प्रोसेस हैं। खाली एड्रेस का चेंज हो सेम शहर में 15 दिन में बता देना है, शहर का चेंज हो, सूबा चेंज ना हो रहा हो, स्पेशल रेजोल्यूशन, शहर भी चेंज हो रहा हो, सूबा भी चेंज हो रहा हो, बड़ा वाला प्रोसेस। ठीक है जी। चैप्टर 5 जो है ना बड़ा कमाल चैप्टर है। इन 3 चैप्टर्स में सबसे छोटा, लेकिन आईकैप को ये इतना हल्का नहीं लगता, यानी आईकैप इसको अक्सर वेटेज देता रहता है। इन तीनों में जब भी सवाल बनाता है तो वो अक्सर ऐसा करता है कि चैप्टर 5 को कवर कर लेता है। ऊपर से चैप्टर 5 को जब कवर करता है तो उसको नज़र भी 1-2 सेक्शंस ही ज़्यादा आते हैं। तो ये मज़े का चैप्टर है और इस चैप्टर में जो है ना हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। 2-3 अटैम्प्ट से वो कोशिश कर रहा है कि इसमें अपनी तरफ से लॉजिकल सवाल बनाए। एक सिचुएशन सी बनी हुई होती है, लेकिन जब आप उसको बैठ के प्रॉपर तरीके से कंप्यूट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल सिचुएशन नहीं होती और वो बड़े आराम से उसको आप सॉल्व कर पा रहे होते हैं। तो इस चैप्टर को समझना ज़रूरी है। इस चैप्टर में आधी बातें आपको पहले से पता हैं और आधी बातें जो है वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। शेयर कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो पहले जेनेरिक डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद किताब से बल्कि काम करते हैं, मैक्सिमम जेनेरिक डिस्कशन करते हैं, फिर किताब की इंग्लिश तो हम देख ही लेंगे। शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? कंपनी के ओवरऑल कैपिटल को जिसको शेयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। शेयर की कंपनी लॉ में जो डेफिनेशन है, किताब ने शर्म के मारे उसका जिक्र नहीं किया। शेयर इज अ शेयर इन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में शेयर को कहते हैं। तो कंपनी का एक बड़ा सा शेयर कैपिटल होता है जिसका एक छोटा सा हिस्सा जो आपके पास होता है वो क्या होता है? शेयर। भाई कंपनी का शेयर कैपिटल है 10 करोड़, उन्होंने क्या किया, उसको 10-10 रुपए के 1 करोड़ हिस्सों में डिवाइड कर दिया और आपसे कह दिया भाई आप जितने से खरीद लें आप उतने % के मालिक बन जाएंगे। अब अगर 1 करोड़ शेयर्स हैं और मैं 15 लाख शेयर्स खरीद लूँ तो मैं 15% का मालिक बन जाऊँगा। कोई 2 लाख शेयर्स खरीदेगा वो 2% का मालिक बन जाएगा। तो कोई 500 शेयर्स भी खरीद सकता है, वो 0.000 उतने % का मालिक बन जाएगा। तो एक कंपनी का ओनर बनने के लिए, शेयर होल्डर बनने के लिए, मालिक बनने के लिए उसका एक भी शेयर काफ़ी है। तो शेयर कंपनी की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल ये कि शेयर रिप्रेजेंट कैसे होते हैं? अगर मैं 15 लाख शेयर्स खरीदूं तो मुझे तो एक गोदाम लेना पड़ेगा वो शेयर्स रखने के लिए, जो कि 15 लाख शेयर्स हैं। तो आप कहेंगे नहीं सर क्या बात करते हैं, एक कागज़ पे लिखा हुआ होता है। तो हो सकता है मेरे हाथ में सिर्फ एक कागज़ हो, उस पर लिखा हो 15 लाख शेयर्स। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 15 कागज़ हों जिस पे 1-1 लाख शेयर्स लिखा हुआ हो। तो ये जो शेयर कैपिटल है इसको डिनोमिनेट करते हैं आप कागज़ पे, तो वो कागज़ जिस पे शेयर्स को डिनोमिनेट करते हैं उसको शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। शेयर सर्टिफिकेट नॉर्मली कागज़ होता है, उस कागज़ पे कंपनी के ऑथराइज बंदे के साइन होते हैं, उस पे कंपनी का नाम आ रहा होता है, कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल आ रहा होता है, मेरा शेयर नंबर आ रहा होता है, मेरे पास कौन से शेयर है, मेरा सर्टिफिकेट नंबर, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर आ रही होती हैं। ये शेयर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कैसे इशू होगा, कैसे डुप्लीकेट होगा, कैसे ट्रांसफ़र होगा, इससे रिलेटेड लॉ कहता है कि हम बता देंगे। तो जो लॉ बता देगा वो मान लिया जाएगा। एक स्टेप आगे चलते हैं। ये शेयर सर्टिफिकेट का एक अल्टरनेट भी आज के दौर में, वो है ऑनलाइन शेयर्स। अगर आपने 15 लाख शेयर्स ली और आप कहें भाई मैं फिजिकल कागज़ में नहीं डील करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ऑनलाइन शेयर हो और मैं घर बैठे बैठे उसको वेबसाइट के थ्रू बेचूँ, तो आपको ऑनलाइन शेयर भी मिल सकता है। इस ऑनलाइन शेयर को हम कहते हैं बुक एंट्री शेयर। क्या कहते हैं? बुक एंट्री शेयर, यानी कि रिकॉर्ड में मौजूद एक शेयर। तो मैं 15 लाख शेयर्स का सर्टिफिकेट उठा के जमा करा दूंगा CDC नामी इदारे को, सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। वो मेरे फिजिकल शेयर पकड़ के अपने पास महफूज कर लेंगे, सिस्टम के अंदर मुझे 15 लाख शेयर्स जनरेट कर देंगे। तो मैं उन 15 लाख शेयर्स को घर बैठे ट्रेड कर सकता हूं। तो जो मेरे 10-15 लाख शेयर ऑनलाइन हैं, वर्चुअल हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, इनको हम कहते हैं बुक एंट्री शेयर्स। तो बुक एंट्री शेयर के केस में आपकी एक एंट्री एविडेंस होता है कि हाँ भाई आपके पास शेयर है, और फिजिकल शेयर्स के केस में जो सर्टिफिकेट है वो एविडेंस होता है। अब अगली डिस्कशन, फेस वैल्यू किसे कहते हैं? जो शेयर के ऊपर लिखी हुई है जी 10 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर है, इतने रुपये का शेयर है। मार्केट वैल्यू किसे कहते हैं? वो मार्केट में शेयर्स कितने का ट्रेड हो रहा है। फेस वैल्यू के मुझे 4 नाम बता सकते हैं? फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, स्टेटेड वैल्यू। ठीक है, तो फेस, पार, नॉमिनल, स्टेटेड वैल्यू, ये सारे के सारे एक ही चीज़ के नाम है। और मार्केट वैल्यू इससे कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी। मार्केट वैल्यू होगी डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक,
और फेस वैल्यू होगी कि कंपनी ने कितने का पहली दफ़ा इशू किया था, ये कंपनी ने कितने का बनाया था। वो जो 10 करोड़ रुपए की कंपनी थी उसमें उन्होंने 10-10 रुपए के शेयर बनाए थे। आज हो सकता है कंपनी की वर्थ 7 करोड़ हो सकता है 70 करोड़ हो। तो जो भी आज शेयर बेचने जाएगा उसको वो वैल्यू मिलेगी। तो 10 रुपये का शेयर है और मार्केट में 14 रुपये का मिल रहा है, क्यों खरीदेगा कोई 14 रुपये में शेयर? क्योंकि आपको पता है कि मैं 14 का खरीद रहा हूँ तो 1-1.5 साल बाद मेरे से कोई 16 का भी खरीद लेगा। फिर आपको ये पता है कि 14 रुपये का शेयर खरीदूंगा, हर दफ़ा या हर 2 साल में से एक आध दफ़ा मुझे इस पर डिविडेंड भी मिल जाया करेगा। तो आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें 2 तरह के रिटर्न्स हैं, आपको डिविडेंड भी मिल रहा है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रही है। तो इसलिए लोग शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। फिर ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल में क्या फ़र्क है? ऑथराइज होता है मैक्सिमम कैपिटल जहाँ तक आप जा सकते हैं, और पेड अप आज की डेट पे जो आपने इशू किए हुए और आज की डेट पे आपको कितने पैसे आए हुए हैं। क्या ये सारी बातें समझ आ रही हैं? जल्दी से पहले यहाँ तक देख लेते हैं, आसान सी बातें हैं। शेयर सर्टिफिकेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, एक एसेट है जिस पर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन और एक बंदे से दूसरे को ट्रांसफर हो सकता है। शेयर मस्ट बी पेड फॉर इन फुल जब अलॉट होता है, जब शेयर होल्डर को मिलता है तो उसने पूरे पैसे देने हैं। 1984 से पीछे ये कानून नहीं होता था, तो अगर भी अभी भी कोई पार्टली पेड शेयर रखता है तो वो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन 1984 से ऑनवर्ड ये रूल ख़त्म हो चुका था। अब जिसको शेयर खरीदने हैं वो पूरे पैसे देता है। हर शेयर का अपना एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। शेयर सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में इशू होगा, सिग्नेचर होंगे कंपनी के ऑथराइज ऑफिसर के, या वो इशू होगा बुक एंट्री फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। शैल बी मेन एविडेंस उस बंदे के टाइटल के, उसकी ओनरशिप। मैनर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट एंड अदर मैटर्स में भी कैसे इशू होगा, क्या फॉर्म होगी, क्या मामलात होंगे वो बता देंगे। तो जब बताएंगे बड़े हो जाएंगे आप लोग तब हम आपको बता देंगे। अभी उन्होंने बताया, कहाँ बताया पता नहीं। जहाँ तक बात समझ आई? अगर इधर तक कोई सवाल है? ठीक है, सब्सक्राइबर बन जाता था। अब अगर ना पैसे दे पूरे तो सब्सक्राइबर नहीं बनेगा। पुराने ज़माने में सब्सक्राइबर बन जाता था। मैं आपको बताता हूँ, कुछ अल्फाज की हिस्ट्री है। एक होता है ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल कितना कंपनी इशू कर सकती है। फिर होता था इशूड कैपिटल। अब मैं बता रहा हूँ 1984 से पीछे की बात है। इशूड का मतलब होता था कंपनी ने कितना ऑफर किया, कंपनी जितने को ऑफर करती थी वो कहती थी ये इशूड कैपिटल है। फिर अगला कैपिटल होता था सब्सक्राइब, लोगों ने आपकी ऑफर में से कितना सब्सक्राइब किया, कितने के लिए अप्लाई किया। आपने कहा हमारा ऑथराइज कैपिटल है 10 करोड़, आपने ऑफर दी 5 करोड़ की, तो आप कह देते उसे इशूड कैपिटल। फिर 5 करोड़ का आपने जब ऑफर किया तो लोगों ने दे दी एप्लीकेशन 4 करोड़ के लिए, तो 4 करोड़ बन जाता था सब्सक्राइब कैपिटल। फिर वो 4 करोड़ पूरे पैसे नहीं देते थे, उधार कर लेते थे। तो फर्ज करें 3.5 करोड़ पैसे दिए और आधे करोड़ नहीं दिए, तो जो 3.5 करोड़ दिए वो पेड अप कैपिटल बन जाता था, और जो 50 लाख है वो अनपेड कैपिटल बन जाता था। फिर जब वो पैसे मांगे जाते थे तो वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता था, जब तक पैसे नहीं मांगते थे अनकॉल्ड कैपिटल कहलाता था, और जब वो पैसे दे देते थे पेड अप कैपिटल कहता था। 1984 में कंपनीज ऑर्डिनेंस ने कहा यार बंद करो ये सब बकवास, ख़त्म करो। अब जब तक कोई पैसे पूरे नहीं देगा वो अप्लाई कर ही नहीं सकता। इसका मतलब है आज की दौर में सब्सक्राइब्ड और पेड अप भी सेम होगा। और फिर उन्होंने कहा भाई ऑफर इज़ नॉट इशुएंस, जितने लोगों ने खरीद ली हैं वो इशूड है। तो आज के दौर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक ऑथराइज कैपिटल ऊपर लिखते हैं और उसके नीचे एक कंपाउंड वर्ड लिखते हैं इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। और हमें नहीं समझ आता कि ये 3 अल्फाज इकट्ठे क्यों हैं, क्योंकि एक हिस्ट्री होती थी पुराने ज़माने में। इशूड, सब्सक्राइब और पेड अप अलग अलग कैटेगरीज होती थी। तो अब आज के दौर में उतना इशू हो सकता है जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और लोग उतना ही सब्सक्राइब कर सकते हैं जितना वो पैसे के। तो आज के दौर में पेड अप कैपिटल हो या सब्सक्राइब कैपिटल हो या इशूड कैपिटल, इन सबका सेम मतलब होगा। डन। एक स्टेप आगे चलते हैं, ऑथराइज और पेड अप कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर जो हर कंपनी के पास हो सकता है, आपने मेमोरेंडम में बताना होता है। इशूड कैपिटल नॉमिनल या फेस वैल्यू ऑफ शेयर है जो आपने इशू कर दी है, और इशूड कैपिटल ऑथराइज से कम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। अचानक से एक रूल दे दिया एडवर्ट्स एंड नोटिस का। ये बात हमें समझ आ गई कि ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल में फ़र्क है। ये हमें क्यों समझ आया? क्योंकि हम अकाउंटिंग की दुनिया में आ गए। जब तक हम नॉर्मल इंसान थे, जब तक हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते थे, जब तक हमें एफएससी के अलावा दुनिया में कुछ नहीं पता था, तब तक हम ऑथराइज और पेड अप कैपिटल का फ़र्क नहीं जानते थे।
बस हमें ये पता होता था कि कैपिटल का मतलब है किसी भी बिजनेस के पास पैसे कितने पड़े हुए हैं। तो एक क्रेडिटर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने कंपनी की बिल्डिंग में एंटर हो रहा है और बिल्डिंग के बाहर बड़ा सा करके लिखा हुआ है कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है 10 करोड़। उसकी कंपनी से डील हो रही है 2 करोड़ की। उसने कहा चलो शुक्र है इस कंपनी का कैपिटल 10 करोड़ है, तो मेरे साथ नुकसान भी हुआ तो इसका कैपिटल तो 10 करोड़ है। हालांकि बाहर कौन सा कैपिटल लिखा हुआ है? ऑथराइज। तो लॉ ने कहा भाई ये धोखा नहीं चलेगा, अगर आप कभी भी किसी भी जगह अपना ऑथराइज कैपिटल लिखेंगे तो उसी जगह उतने ही जल्दी हरूफ में, उतने ही मोटे अल्फाज में, उतने ही प्रोमिनेंट तरीके से आप अपना पेड अप कैपिटल का तस्करा भी करेंगे। बात समझ आई? तो आपने जब जब भी कहीं किसी कागज़ पे, किसी बिल्डिंग पे, किसी दीवार पे, कहीं पे भी लिखना है तो उतने ही कॉन्स्पिशियस लेटर में, उतनी ही प्रोमिनेंट पोजीशन में आपने ऑथराइज के साथ पेड अप भी बताना है, ताकि अब वो एक आम आदमी जब देखे कि एक 10 करोड़ लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है 1 करोड़, तो पूछे कि ये 10 और 1 की क्या कहानी है, फिर उसे पता लग जाए कि 1 करोड़ है लायबिलिटी कंपनी की और 10 करोड़ है टोटल लिमिट जहाँ तक कंपनी जाने का सोच रही है। डन। फिर आगे चलते हैं। फुली पेड शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू। कंपनी को फुली पेड शेयर्स वो करने होंगे, प्रीवियसली पार्टली पेड शेयर्स अलाउड थे, लेकिन अब कंपनी का जो लॉ है वो कहता है फुली पेड होना चाहिए। नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू को कहते हैं, पार वैल्यू भी कहते हैं, इसे स्टेटेड वैल्यू भी कहते हैं। मार्केट वैल्यू जिस पे मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो ये सारी बातें भी हमने की थी जैसे उसको यहाँ पे हम देख रहे थे। अब इससे आगे जाते हैं। लॉ ये कहता है जी, एक भाई का सवाल है, फेस वैल्यू के हिसाब से। ये जो पेड अप कैपिटल है ये फेस वैल्यू के हिसाब से होता है, शेयर पे जितने रुपए लिखे हुए हैं। अब तो कंपनी ने पहली दफ़ा इशू किया 10 रुपये पे, तो कंपनी अपने पास रिकॉर्ड करेगी 10 रुपया और अकाउंट्स में भी 10 रुपये आ रही होगी। अब ये भाई को 10 रुपये का मिला और ये भाई ने 2 साल बाद उनको 14 रुपये का दिया, ये इनका आपस का मामला है। मार्केट में 14 रुपये का ट्रेड हो रहा है, हमारे पास कितने पैसे आए हुए हैं कंपनी के पास? 10 रुपये। दिस कैन हैपन कि 5-6 साल बाद कंपनी के हम इशू करते हैं शेयर्स और हम करेंगे प्रीमियम पे। क्यों? हम कहते हैं हमारी कंपनी की वर्थ बढ़ गई है, उस वक्त 10 करोड़ की कंपनी थी, आज 70 करोड़ की कंपनी है, तो हो सकता है हम 10 रुपये नहीं, हम 30 रुपये का शेयर इशू करें। लेकिन शेयर के ऊपर कागज़ पे क्या लिखा हुआ है? 10 रुपये। तो अगर हम इशू कर भी देंगे ना, तो हम 10 रुपये को शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड करेंगे, 20 रुपये को शेयर प्रीमियम अकाउंट में डाल देंगे। हम कहेंगे ये हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया, गुडविल के पैसे मिल गए हमें। वो पैसे मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में इस्तेमाल हो सकते हैं, डिस्काउंट्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, कमीशंस के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, उसका अपना एक यूज़ है जो अकाउंटिंग आपको बताती है। तो फेस वैल्यू का मतलब हमेशा कागज़ पे लिखी हुई वैल्यू है, आपने कंपनी के अंदर जो रिकॉर्ड करना है वो फेस वैल्यू है। मार्केट वैल्यू को आपने कंपनी के अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना। जी, अब सवाल ये है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है उनकी मार्केट वैल्यू कैसे पता लगती है? उनकी फिर कॉन्सेप्ट होता है ब्रेकअप वैल्यू। ब्रेकअप वैल्यू कैसे कहते हैं? नेट वर्थ को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स पे। ये हम कहते हैं कि कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं माइनस टोटल लायबिलिटीज़ कितनी है। नेट एसेट्स पता लग गए, इसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स पे, तो हमें पता लग जाता है कि अगर आज कंपनी बिके तो लायबिलिटीज़ पे करने के बाद जो असासे होंगे, जब उनको हर मेंबर के हर शेयर पे तकसीम करेंगे तो पर शेयर शायद 13.25 रुपये आए, तो ये 13.25 बन जाती है उनकी बुक वैल्यू, ये उनकी नेट वर्थ के हिसाब से। तो फिर हम उसको बुक वैल्यू कहेंगे। पार वैल्यू और बुक वैल्यू में फ़र्क है। बुक वैल्यू का मतलब है रिकॉर्ड्स के मुताबिक, अकाउंट्स के मुताबिक एक शेयर की कितनी रियलाइजेबल वर्थ है। तो जो अनलिस्टेड कंपनी है उनको हम बुक वैल्यू पे मैयर करते हैं और जो लिस्टेड कंपनी है उनको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन में मैयर करते हैं। डन। आगे चलते हैं। काइंड एंड क्लासेस ऑफ शेयर। हमने कहा ये चैप्टर शेयर कैपिटल की बात कर रहा है। इस चैप्टर ने कहा कि एक कंपनी के कई तरह के शेयर कैपिटल हो सकते हैं और हर तरह के शेयर कैपिटल के अंदर कई तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं। यानी हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर्स और मेन काम उसी पे ही चल रहा होता है। कभी कभी जज्बात में किसी सवाल में प्रेफरेंस शेयर भी नज़र आ जाता है। उन्होंने कहा भाई छोड़ दो सारी बातें, एक कंपनी जितनी मर्जी तरह के शेयर कैपिटल इशू कर सकती है और हर तरह की कैटेगरी के अंदर जितनी मर्जी फर्दर क्लासेस बना सकती है, छोटी कैटेगरीज बना सकती है। तो काइंड ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब है मेन कैटेगरीज और क्लासेस का मतलब है मेन कैटेगरी के नीचे सब कैटेगरीज। तो एक कंपनी कई काइंड के कैपिटल बना सकती है और हर काइंड के अंदर अलग अलग क्लासेस। तो ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल कहलाते हैं। कंपनी हैज़ एन ऑप्शन कि वो कोई तीसरी, चौथी, पांचवी काइंड भी डिफाइन करना चाहे तो वो कर सकती है। फिर इन काइंड्स के अंदर इनकी अलग अलग क्लासेस। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर के अंदर हम क्लासेस की बात करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स कुछ होते हैं रिडीमेबल, रिडीमेबल नहीं होते कुछ। रिडीमेबल क्या होता है?
जो वापस दिए जा सकते हैं, कंपनी को पैसे लिए जा सकते हैं। कुछ कन्वर्टेबल होते हैं, कुछ नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। कन्वर्टेबल कौन सा होता है भला? बाद में हम ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ क्यूमुलेटिव होते हैं, कुछ नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं। ये क्यूमुलेटिव क्या होता है? अगर एक साल डिविडेंड नहीं मिला तो अगले साल इकट्ठा मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आपने सिर्फ ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ही नहीं पढ़ा हुआ, आपने प्रेफरेंस के अंदर की अलग अलग क्लासेस भी पढ़ी हुई है। सेक्शन कह रहा है काइंड्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर। एक कंपनी की कई काइंड्स हो सकती हैं और हर काइंड के अंदर अलग अलग क्लास हो सकती है। अब यहाँ इन पढ़े लिखे बच्चों को लॉ ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर के फ़र्क बताने के बारे में कोशिश कर रहा है। तो क्या मैं इन पढ़े लिखे बच्चों से खुद ही पूछ लूँ, ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस में वोटिंग के हवाले से क्या फ़र्क है? ऑर्डिनरी वोटिंग पावर है, प्रेफरेंस में नहीं है। अच्छा, डिविडेंड की अमाउंट के हवाले से क्या फ़र्क है? प्रेफरेंस में फिक्स अमाउंट तय होती है, परसेंटेज तय होती है कि आपको हमेशा इतने % मिलेगा। ऑर्डिनरी में फिक्स अमाउंट तय नहीं होती, इवन मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। अच्छा, डिविडेंड जब देने लगेंगे तो पहले किसको मिलेगा, बाद में? पहले प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। अच्छा, मिल गया, फिर देखेंगे कोई क्यूमुलेटिव तो नहीं मौजूद पीछे वाला, फिर उसको मिलेगा। फिर अगर बच गया एंड पे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। अच्छा, जब कंपनी बंद होती है तो हिस्से जब वापस मिल रहे होते हैं, पहले प्रेफरेंस शेयर को उसका हिस्सा मिलता है, फिर ऑर्डिनरी को। फ़र्क ये है कि प्रेफरेंस वाले को हम जितने पैसे उसने लगाए थे उतने देते हैं, जो बच गए अगर वो कम है तो ऑर्डिनरी वाले को अपने लगाए हुए पैसों से कम मिलेगा, और जो बच गए वो बहुत ज़्यादा है तो उसको बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब है जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो कंपनी के अंदर ओनरशिप में आ रहा है, कंपनी की वोटिंग में आ रहा है। और जो डरपोक इन्वेस्टर है जो कहता है बस मैं शेयर खरीदूँ और मुझे थोड़े थोड़े से पैसे मिलते हैं और जब दिल करे मैं भाग जाऊँ, वो प्रेफरेंस शेयर की तरफ आता है। प्रेफरेंस शेयर काफ़ी हद तक लोन और इंटरेस्ट की तरह ट्रीट होता है, डिबेंचर की तरह ट्रीट होता है, लेकिन अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं कि अगर इस तरह का हो तो आपने यूँ ट्रीट करना है, उस तरह का तो यूँ। और अब तो माशाल्लाह से MFA का पेपर भी है जिसके अंदर फिर आप उसको सेग्रीगेट करते हैं कि उसकी इस तरह की नेचर हो तो क्या होगा, इस तरह की नेचर हो तो क्या होगा। देखें, असल में अगर कोर्ट बंद कर रही है कंपनी को तो उसका ये मतलब नहीं कि उसके पैसे कोर्ट खा जाएगी। अनलॉफुल एक्ट भी किया है तो भी ओनर्स को हक मिलेगा, अनलॉफुल एक्ट किया डायरेक्टर्स ने उनको सजाएं हो जाएंगे, लेकिन शेयर होल्डर को अपना हक मिलेगा, चाहे वो कम है चाहे वो ज़्यादा। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में हैव डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, और हर शेयर कैपिटल के अंदर अलग अलग क्लासेस। अगर कंपनी के पास एक से ज़्यादा काइंड ऑफ शेयर कैपिटल हो तो फिर ऑथराइज कैपिटल भी हर काइंड का अलग अलग होना चाहिए। यानी जब तक आप ऑथराइज कैपिटल में प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी अलग अलग नहीं करेंगे तब आप पेड अप कैपिटल में भी दोनों अलग अलग नहीं कर सकते। आसान अल्फाज में अगर एक कंपनी के पास एक से ज़्यादा तरह की कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल हैं तो फिर ऑथराइज कैपिटल के भी उतने टुकड़े करने पड़ेंगे। आप कहेंगे ऑथराइज कैपिटल में ऑथराइज ऑर्डिनरी शेयर्स इतने हैं और ऑथराइज प्रेफरेंस शेयर्स इतने हैं। फिर डिफरेंसेस बताए किताब ने, वोटिंग पावर है नहीं है, डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को देने के बाद, इनको डिविडेंड मिलेगा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले और इनकी परसेंटेज फिक्स है। वाइंडिंग अप में इनको पेमेंट मिलेगी प्रेफरेंस शेयर्स को नॉमिनल वैल्यू देने के बाद, और इनको प्रायर राइट है, इनको पहले नॉमिनल वैल्यू मिलेगी लेकिन इनको फर्दर सरप्लस में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इनकी कुछ क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव हो सकता है, रिडीमेबल हो सकता है, कन्वर्टेबल हो सकता है। ऑर्डिनरी शेयर की क्लासेस जो नॉर्मली आपने नहीं पढ़ी होती, कंपनी लॉ ने इजाज़त दी है कि आप ऑर्डिनरी शेयर की भी कई क्लासेस बना सकते हैं। आप उनकी वोटिंग पावर चेंज कर दें, आप कहें अब हम क्लास B शेयर्स इशू कर रहे हैं जिनकी वोटिंग पावर डबल होगी। आप यूँ भी कह सकते हैं कि हम क्लास B शेयर्स इशू कर रहे हैं जिनकी वोटिंग पावर डबल होगी लेकिन डिविडेंड हाफ मिलेगा। तो आप कई कैटेगरी के शेयर्स बना सकते हैं और उनके राइट्स चेंज कर सकते हैं कि इनको राइट शेयर्स मिलेंगे, इनको नहीं मिलेंगे, इनको बोनस शेयर्स मिलेंगे, इनको नहीं मिलेंगे, इनको ज़्यादा वोटिंग पावर मिलेगी, इन्हें कम मिलेगी, इनको जितने पैसे हैं उसकी प्रोपोर्शनेट वोटिंग पावर मिलेगी और इनको जितने पैसे उनकी डिस्प्रोपोर्शनेट वोटिंग पावर मिलेगी। तो आप इस तरह की कोई भी कैटेगरी करके और डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वोटिंग राइट्स, राइट डिस्प्रोपोर्शनेट टू पेड अप शेयर, नो वोटिंग राइट, डिफरेंट एंटाइटलमेंट, डिविडेंड राइट, बोनस वगैरह की। यानी इसमें आप मुख्तलिफ कैटेगरीज बना सकते हैं। यहाँ अगर कोई सवाल है तो बताएं, मैं ज़रा माइक को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, आपको तकलीफ़ दे रहा होगा मुझे लग रहा है। जी अभी आवाज़ बेहतर है? पहले भी बेहतर थी शायद, गूंज ज़रा ज़्यादा रही थी, वो तो आवाज़ में ज़ोर ही था। जी ग्रुप B के बच्चों को देखते ही आवाज़ भर्रा सी जाती है, ये बेचारे मजलूम लोग। ठीक है जी,
जी बिल्कुल, प्रेफरेंस वालों के बारे में रूल है कि इनको लाजमी डिविडेंड मिलना है, लेकिन ऑर्डिनरी शेयर वालों के लिए रूल ये है कि अगर प्रॉफिट हो, नंबर 1, नंबर 2 डायरेक्टर रिकमेंड करें, और नंबर 3 मेंबर भी ओके करें, तब जाके इनको डिविडेंड मिलेगा। एग्जैक्टली ये सारी बातें हमने इससे अगले चैप्टर में करनी है इंशाल्लाह आज ही। जी जी, अब ये सारी बातें मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखनी होगी। आपको याद है आर्टिकल्स में हमने कहा था तमाम क्लासेस और उनके सारे राइट्स आपको लिखने होंगे। इसका मतलब है कि जब भी आप किसी के राइट्स लिखेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? आर्टिकल्स के अंदर। यहीं से मेरा अगला टॉपिक निकलता है कि अगर आप इनमें से किसी के राइट्स चेंज करना चाहें तो टेक्निकली आपको आर्टिकल्स चेंज करने पड़ेंगे। तो क्या हम जान सकते हैं कि उसका क्या प्रोसेस है आर्टिकल्स चेंज का? स्पेशल रेजोल्यूशन और रजिस्ट्रार को जमा करा दें। अच्छा, अब किसी खास कैटेगरी के राइट्स चेंज हो रहे हैं, अब क्या होगा? उस खास कैटेगरी की 3/4 से भी अप्रूवल लेंगे। तो किताब ने इस चैप्टर में आके वो प्रोसेस फिर से रिपीट किया, लेकिन यहाँ नई बात ये है कि अगर उस चेंज के बाद कोई से 10% लोग उस क्लास के अदालत में चले जाते हैं, कोई से 10% लोग, और वो कहते हैं कि जी हमसे जो अप्रूवल ली गई है उसमें इन दो में से कोई एक मसला है, अगर वो साबित कर दें कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी कंपनी ने और हमें आधी बात बता के हमसे अप्रूवल ले ली, हमें तो बाद में पता लगा, या दूसरा वो साबित कर दें कि इस चेंज से उनकी जो क्लास है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है और वो उनके लिए नुकसानदेह है, प्रेजुडिशियल है, हार्मफुल है उनके लिए। इनमें से एक बात भी अगर उन्होंने अदालत में साबित कर दी इस डिसीजन के 30 दिनों के अंदर अंदर, जो डिसीजन होगा अल्ट्रेशन का, राइट चेंज करने का, उसके 30 डेज़ में 10% लोग अदालत जाके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हैं, इन दो में से कोई एक रीज़न बता के। छोटा सा सेक्शन है लेकिन आईकेएप को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, शदीद तरीन पसंद है, बेतहाशा दफ़ा उन्होंने पूछा है। प्रोसीजर फॉर वेरिएशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, और अगर किसी खास क्लास के राइट्स मुतासिर हो रहे हैं तो उसकी 3/4 मेजॉरिटी भी अप्रूव करेगी। कोई भी मेंबर या मेंबर्स अगर अफेक्ट हो रहे हैं और वो 10% उस क्लास के शेयर्स रखते हैं तो वो अदालत में जा सकते हैं। 30 दिनों के अंदर अंदर जाना होगा। अदालत नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी अगर उसको इन दो में से कोई बात समझ आ गई। कंपनी विदहेल्ड सर्टन फैक्ट्स, छुपा लिए थे, दैट कुड लीड टूवर्ड्स नॉन पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। कंपनी ने कुछ ऐसे फैक्ट्स छुपा लिए थे जिसकी वजह से शायद रेजोल्यूशन पास ना होती। वाइल गेटिंग द रेजोल्यूशन पास, रेजोल्यूशन पास कराते हुए कंपनी ने कुछ चीज़ें छुपा ली थी। और चेंज इज प्रेजुडिशियल, यानी कि हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ, चेंज ऐसी है जो मेंबर्स के लिए नुकसानदेह। इनमें से एक बात भी साबित कर दी तो डिसीजन अदालत का आ जाएगा, डिसीजन कोर्ट का फुल एंड फाइनल होगा और आप इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं कर सकते। सिंपली आप कोर्ट का ऑर्डर उठा के रजिस्ट्रार को जमा करा दें ताकि वो भी नोट कर ले कि ये पिछला वाला चीज़ नल एंड वॉइड हो चुकी है। जी नहीं, इसमें यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अदालत खुद ही से किसी कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होकर और एक्शन ले ले। यहाँ रिक्वेस्ट जानी पड़ेगी किसी ना किसी अफेक्टेड क्लास के मेंबर की तरफ से, कम से कम 10%। एक बंदा भी हो सकता है, 5-6 बंदे मिलके भी हो सकते हैं। कोर्ट सो मोट एक्शन नहीं लेगी। डन। फाइनली अल्ट्रेशन इन कैपिटल क्लॉज, ये तो हमें पहले से पता है, हमने पढ़ा हुआ है। शेयर कैपिटल क्लॉज कैसे चेंज करेंगे? ऑथराइज शेयर कैपिटल, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, रजिस्ट्रार को जमा करा देंगे, सारी कहानी पता है। सिर्फ जानना ही है कि ऑथराइज कैपिटल के अंदर क्या क्या चेंजेस हो सकती हैं। ऑथराइज कैपिटल के अंदर क्या चेंजेस हो सकती हैं, तो एक दफ़ा देख लेते हैं ऑथराइज कैपिटल को हम किस तरह से बताते हैं। ऑथराइज कैपिटल नॉर्मली बताया जाता है कि जी फ़र्ज़ करें हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं, ऑफ ₹10 का एक शेयर है, तो टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख। तो ये 5 लाख हो गया टोटल अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल, ये हो गए नंबर ऑफ शेयर्स, और ये हो गया फेस वैल्यू। लॉ ये कहता है कि आप ऑथराइज कैपिटल में 4 चेंजेस कर सकते हैं, चारों में से जो भी चेंज होगी उसका इम्पैक्ट आएगा नंबर ऑफ शेयर्स पे। आप फेस वैल्यू बढ़ा सकते हैं, आप फेस वैल्यू कम कर सकते हैं, आप टोटल अमाउंट बढ़ा सकते हैं, टोटल अमाउंट कम कर सकते हैं। मैं 5 लाख को बढ़ा के 7 लाख कर सकता हूँ। अगर मैं इसे 7 लाख करूँगा तो जाहिर है 10 रुपये का एक शेयर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 70,000 शेयर्स बन जाएंगे। ये बैलेंसिंग फिगर है, इसको हम एडजस्ट करेंगे। इन दो में से किसी एक में चेंज करेंगे, दूसरे को नहीं छेड़ेंगे, बैलेंसिंग फिगर को चेंज कर देंगे। तो 5 लाख बढ़ा के 7 लाख भी हो सकता है, 5 लाख कम करके फॉर एग्जांपल 3 लाख हो जाए। अच्छा, ये उतना कम हो सकता है जहाँ तक पेडअप कैपिटल है, पेडअप से तो नीचे नहीं जा सकता, तो हम उतना कैंसिल कर सकते हैं जितना हमारे पास गुंजाइश है।
इसको कर देंगे तो ये तो फिर 10 रुपये ही रहेगा, फ़र्क पड़ेगा, यहाँ ये 30,000 हो जाएगा। दो चेंजेस ये हो सकती हैं कि हम शेयर कैपिटल जो है उसको टोटल को बढ़ा दें, टोटल को कम कर दें, फेस वैल्यू बढ़ा दें, फेस वैल्यू को कम कर दें। इन सब का इम्पैक्ट आएगा नंबर ऑफ शेयर्स पे। फेस वैल्यू की बात करते हैं, फेस वैल्यू को बढ़ा दें, फॉर एग्जाम्पल हम कर दें 20 रुपये। अब टोटल शेयर कैपिटल तो 5 लाख है, फेस वैल्यू कर दिया आपने 20 रुपये, तो टेक्निकली आपके जो शेयर्स हैं 25,000 रह जाएंगे। इसी तरह से फेस वैल्यू सब डिवाइड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपने कर दिया 5 रुपये, 5 लाख थे टोटल शेयर कैपिटल, तो हम कहेंगे ये 1 लाख हो जाए। कहने का मतलब ये है कि आप फेस वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। फेस वैल्यू बढ़ाने को कंसोलिडेट कहते हैं, कम करने को सब डिवाइड कहते हैं, इसको बढ़ाने को इंक्रीज कहते हैं, इसको कम करने को कैंसिल कहते हैं। तो आप 4 में से कोई काम कर सकते हैं और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आएगा वो नंबर ऑफ शेयर्स पे आएगा, और जो नए शेयर्स और पुराने शेयर्स होंगे उनके राइट्स में फ़र्क नहीं होगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अगर आर्टिकल्स इजाज़त दें तो अपनी कैपिटल क्लॉज चेंज कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके इंक्रीज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं उतना जितना अभी तक पेड अप नहीं हुआ, कंसोलिडेट कर सकते हैं लार्जर अमाउंट के शेयर में, और सब डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर अमाउंट के शेयर में। कंपनी रेजोल्यूशन और वो सारी चीज़ें उठा के रजिस्ट्रार को फाइल कर देगी, रजिस्ट्रार अपने पास नोट कर लेगा, न्यू शेयर इशूड बाय कंपनी कंसोलिडेशन या सब डिवीजन की वजह से शेल रैंक इक्वली विद एग्जिस्टिंग शेयर। नए शेयर्स और पुराने शेयर्स का रैंक इक्वल होगा। मेरे पास पहले 100 शेयर पड़े हुए थे 10 रुपये के हिसाब से, अगर शेयर 20 रुपये का हो गया तो मेरे पास होंगे 50 शेयर्स 20 रुपये के हिसाब से। मेरे पास जितनी वोटिंग पावर पहले थी मेरे पास उतनी वोटिंग पावर अभी भी होगी। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, इसको कभी कभी वो मैथमेटिकली भी देख लेते हैं, और वो अगेन मैथमेटिकली मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन जब आपको इतना सा सिनेरियो नज़र आता है तो बंदा वैसे ही सोचता है कि कोई ना कोई पुट्ठी बात होगी। सीलो को सीलो नहीं मारता, सीलो का डर मारता है। सीलो इतना मुश्किल नहीं है जिसका जितना इसका खौफ। प्रॉब्लम ये है कि आसान पेपर है। अब आसान पेपर है तो आप ये देखें कि भाई बीलो में अगर क्रैश कोर्स और रिवीजन क्लास हो, आवाम धड़ धड़ आती है, पढ़ेंगे सार। सीलो एक दफ़ा पढ़ने के बाद बंदा कहता है बस ठीक है पढ़ लिया है, अब क्या। अच्छा रह भी जाए ना, दोबारा क्लास नहीं लेता बच्चा, मतलब सीलो की कौन दोबारा क्लास ले, ये तो मैं खुद ही से पढ़ लूँगा। तो सीलो के बारे में नॉर्मली गुमानी ये है कि वो बंदे अक्सर सेल्फ पे भी कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर कॉलेजेस को डराना पड़ता है आपको, यानी अगर आपका सीलो में एडमिशन करवाना है तो आपको डराएंगे, वो नहीं सीलो में बहुत चेंजेस आ गई, वो नहीं सीलो नहीं किया तो मर जाओगे। उस सीलो में तो जो है वो उल्टा लटके हुए सवाल आते हैं। सीलो वाला सवाल तो फाइनल के लेवल पे भी इतना मुश्किल नहीं होता जितना इस लेवल पे आ जाता है। तो आपने ऐसे तमाम लोगों से जो डरा रहे हैं दूर रहना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आप हर दिन ये लेक्चर अटेंड करें, चीज़ें समझें, पास पेपर्स देखें। पूरे चैप्टर में मुश्किल से 1 या 2 थोड़े से टेक्निकल सवाल होते हैं। पेपर का मेजॉरिटी मैंने आपको बताया कि रीसेंट पेपर में 43 नंबर तो सीधे सीधे थ्योरी हैं, 25 नंबर के करीब ऐसे सवाल थे जिसमें सिचुएशन बनाई हुई थी और सीधे सीधे जवाब देने थे। तो एक पेपर का मुश्किल से 20-25% पोर्शन टेक्निकल है। लेकिन क्या होता है जब आपके जहन में पहले से बैठा होता है ना कि सवाल टेक्निकल होगा, तो एक सीधे सवाल को भी आप कहते हैं नहीं मुझे समझ आ रही है गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे क्यों समझ आ रही है, और आप परेशान होकर उसे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से परेशान नहीं होना, लेकिन इतना इजी भी नहीं लेना, मॉडरेट लेवल पे चलना है। ना इतना सर पे तारी कर लें कि आप डरना शुरू हो जाएं, और ना इतना इग्नोर करें कि आप इसकी क्लासें ही छोड़ना शुरू कर दें। डन? तो दैट्स ऑल अबाउट ये वाला चैप्टर। जल्दी से चैप्टर नंबर 9 को ओपन करते हैं। अगेन चैप्टर 9 टारगेट नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, लेकिन मैं इसे कहता हूँ डिविडेंड, क्योंकि दोनों सेम चीज़ है। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब है कि आप डिविडेंड दे रहे हैं। अब इस चैप्टर में, छोटे से चैप्टर में बहुत सारे रूल्स इकट्ठे कर दिए, तो छोटी छोटी सी बातें भी आपने जहन में रखनी है, बड़ी बातें भी जहन में रखनी है। तो एक काम करते हैं कि हम पहले बोर्ड पे रहते हुए सारा लॉजिकली डिस्कस कर लेते हैं, अंग्रेजी तो फिर हम बाद में
देख ही लेंगे। पहली बात ये कि किस तरह के प्रॉफिट से डिविडेंड जब आपने देना है, जब हम डिविडेंड की बात करें तो थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं। टी लिखूं डी लिखूं? डिविडेंड। डिविडेंड को समझना है कि डिविडेंड क्या है, डिविडेंड किस तरह के प्रॉफिट से दे सकते हैं। पहली बात ये कि क्या लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड दे सकती है? नहीं। तो लॉस में डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। एक एक्सेप्शन है लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। एक रिजर्व होता है, रिजर्व फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, टेबल ए ने हमें अलाउ किया हुआ है। आप अच्छे प्रॉफिट्स वाले ईयर में एक ऐसा रिजर्व क्रिएट कर दें जो नॉर्मलाइजिंग द डिविडेंड के लिए हो, यानी आप उस रिजर्व में पैसे डालते रहें। कंपनी की पॉलिसी हर दफ़ा वो एक स्टैंडर्ड डिविडेंड देते हैं। तो ऐसे में कोई ऐसा ईयर आएगा जब कंपनी पे मुश्किल टाइम होगा तो वो जो उन्होंने रेनी डेज के लिए रिजर्व बना के रखा हुआ था वो उसमें से उठा के डिविडेंड दे देंगे। तो डिविडेंड दिया हमेशा साल के प्रॉफिट्स में से हो जाता है, आप रिटेन्ड अर्निंग्स या सरप्लस या रिजर्व्स वगैरह में से नहीं देते। बट एक खास रिजर्व अलाउड है कि अगर आपने वो रिजर्व डिविडेंड्स के लिए रखा हुआ है तो आप उसमें से दे सकते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, लेकिन चूंकि हमारी किताब इस लेवल पे नहीं है तो हमने उस पर परेशान नहीं होना। लेकिन ये जुमला गलत है कि एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ मौजूदा ईयर के प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकती है। वो अपने कुछ सरप्लस से अगर वो खास रिजर्व्स में शिफ्ट हुए हुए हैं तो डिविडेंड दे सकते हैं। तो लॉस मेकिंग कंपनी डिविडेंड नहीं देगी, डिविडेंड देगी हमेशा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, और वो डिविडेंड देगी अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स में से, उन प्रॉफिट्स में से जो सारे खर्चे सारी चीज़ें करने के बाद अब हाथ में आए हैं, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के बाद, वो उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। ये डिविडेंड जो आपने देना है हमेशा रियलाइज प्रॉफिट्स में से देना है, अनरियलाइज में से नहीं देना। रियलाइज प्रॉफिट का मतलब है जो आप कमा चुके, और अनरियलाइज जो भी आपने कमाना है, जो भी नहीं कमाया। रियलाइज प्रॉफिट का मतलब है आपने एक सेल की, वो सेल एग्जीक्यूट हो गई, पैसे आ गए, आपके खर्चे थे, आपने एक प्रॉफिट कमा लिया। अनरियलाइज का मतलब है कि आप एक चीज़ को देख देख के डेली खुश हो रहे हैं, कुर्सी को देख के खुश हो रहे हैं कि अरे वाह ये कुर्सी तो बड़े अच्छे रेट पे बिकेगी, और आपने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा हम 4,000 की कुर्सी खरीदने के लिए तैयार हैं, और आपका कुर्सी पे लगा है 1,000 रुपया, आपको 3,000 का प्रॉफिट आता हुआ नज़र आ रहा है, इससे डिविडेंड नहीं दे सकते। रियलाइज से देंगे जो अकाउंटिंग के हिसाब से अब आपका बन गया, IFRS 15 के मुताबिक अगर आप उसको रिकग्नाइज करने की पोजीशन में आ गए हैं तो रियलाइज प्रॉफिट से देना है। समटाइम कुछ अनरियलाइज प्रॉफिट होते हैं, खासतौर पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में। एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, इन्वेस्टमेंट है 5 करोड़ की, पता लगा कि उस इलाके में अचानक से रिंग रोड उस इलाके के करीब से गुजरने लगी है, इलाके की वैल्यू हो गई 15 करोड़। आपका 5 करोड़ का जो वो प्रॉपर्टी है वो कितनी हो गई? 15 करोड़। आपको 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, लेकिन अभी हुआ नहीं। कारोबारी ज़बान में कह देते हैं कि एक बंदा दूसरे से कहेगा यार मेरा तो बैठे बैठे 10 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, मेरा तो 5 करोड़ का प्लॉट 15 करोड़ का हो गया। ये रियलाइज प्रॉफिट नहीं है। जब वो बेचेगा और उसके बाद पैसे आएंगे तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई ये रियलाइज प्रॉफिट है, या उसकी कम से कम एक लीगल डील साइन हो जाए। तो रियलाइज प्रॉफिट से देना है ये जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ की रीमेजरमेंट रीवैल्यूएशन से जो आए। इसी तरह से आपने अपनी बिल्डिंग्स वगैरह को रीवैल्यू किया, आपके पास आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस, अब ये प्रॉफिट नहीं है, आपकी चीज़ की वर्थ बढ़ी है, जिस दिन आप बेचेंगे उस दिन कंफर्म होगा कि ये हुआ था या नहीं हुआ था। तो इस तरह के जो रिजर्व्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उससे आप डिविडेंड नहीं देंगे, आप हमेशा रियलाइज प्रॉफिट से देंगे। फिर एक और चीज़ है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। आप अपने एसेट्स जो कि ख़ासतौर पे कैपिटल नेचर के हैं, जिनको पुराने ज़माने में हम फिक्स एसेट कहा करते थे, कैपिटल नेचर के एसेट्स को बेचने से अगर कोई प्रॉफिट आए आप उससे डिविडेंड नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कंपनी का मेन प्रॉफिट नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा मेन काम है बच्चों को पढ़ाना, और हम जो है वो अपने AC वगैरह बेचें और उससे हमें प्रॉफिट आए और हम एक्साइटेड हो जाएं कि हमने तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो ये गलत बात है। अगर एक दफ़ा ये इजाज़त मिल गई कि आप अपने एसेट बेच के प्रॉफिट से डिविडेंड दे सकते हैं, तो जिस साल भी कंपनी पे गुर्बत होगी और डायरेक्टर चाहते होंगे कि मेंबर्स को खुश करें, वो कंपनी की असास से बेचना शुरू कर देंगे। तो एसेट्स बेचने से आने वाला जो प्रॉफिट है आप उससे डिविडेंड नहीं दे सकते। हाँ, शर्त यह है कि अगर आपकी कंपनी का काम धंधा ही उसी तरह के एसेट्स की खरीदो फरोख्त हो। अगर हमारी कंपनी करती ही ACO में डील है, हम बेचते ही AC हैं, अब ACO के बेचने से अगर हमें कोई प्रॉफिट हुआ है हम डिविडेंड दे सकते हैं। लेकिन ये जहन में रहे,
क्या चीज़? इन्होंने कहा वो तो कैपिटल एसेट हुआ ही नहीं, वो तो इन्वेंट्री बन गई। ये लॉ वाले हैं बेचारे, ये तो एसेट को भी एसेट नहीं बोलते, प्रॉपर्टी बोल देते हैं बेचारे। तो ये आपको पता है कि कौन सा एसेट। देखें, लॉ को लगता है हर चीज़ एसेट होती है, उसको लगता है जो कुर्सियाँ यहाँ रखी हुई ये भी एसेट है, उसको लगता है जो एसी लगे हुए हैं यहाँ पे वो भी एसेट है। तो लॉ को लगता है दुकान में जो बेचने के लिए चीज़ रखी हुई है वो भी एसेट है, और जो दुकान में अपने इस्तेमाल की रखी हुई हैं वो भी एसेट है। तो अब आपने उन लॉ पढ़ने वाले सादा लोगों को बताना है कि एसेट्स की खरीदो फरोख्त से अगर प्रॉफिट आए तो डिविडेंड नहीं देना, और एकदम से उन्हें रोक के कह देना भाई अगर आपका काम धंधा ही उस एसेट को डील करने का है तो टेक्निकली वो तो उनकी इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक है, अब इनको बेचारों को क्या पता लॉ वालों को कि इन्वेंट्री किसे कहते हैं, और इन्वेंट्री का वर्ड एक आम इंसान को कहाँ समझ आता है, स्टॉक लोगों को समझ आता है। तो इसलिए हम अकाउंटेंट्स को पता है कि उसकी नेचर बदल जाएगी, तो इन्होंने कोई साइंस हमें नहीं बताई, तो हमें खुश होना चाहिए कि चलो इन्होंने जो बात बताई है हमें तो पहले से पता है। लेकिन ये आम इंसानों को बता रहे हैं कि आप एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग से डिविडेंड नहीं दे सकते, इससे आने वाले गेन से, बट अगर आपका काम धंधा ही उसी तरह के एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग है तो हो सकता है वो हो कैपिटल नेचर के। अच्छा, बिल्डिंग कैसी चीज़ होती है? कैपिटल एसेट होता है। क्या कोई ऐसा बिल्डर हो सकता है जो बिल्डिंग बना के बेचे? तो वहाँ तो इन्वेंट्री बन गई उसके लिए, वो तो वर्क इन प्रोसेस बन गया, तो है तो कैपिटल नेचर की। तो इसलिए उन्होंने एक जनरल रूल दे दिया, उन्होंने कहा कि नॉर्मली जो एसेट कैपिटल नेचर के हैं उनको बेचने से आने वाला जो डिविडेंड है, प्रॉफिट है, उसे डिविडेंड नहीं देना, अनलेस कि आपका काम धंधा ही उसी तरह के कैपिटल नेचर के एसेट्स को डील करना है। अगर ऐसा है तो फिर आप उसमें से डिविडेंड दे सकते हैं। अगर आपका काम धंधा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त एक और एहतियात है। एहतियात ये है कि आपने ऐसा ना हो कि एक एसेट बेचा, प्रॉफिट आया, आपने फ़ौरन से डिविडेंड दे दिया, फिर उस कैटेगरी की जितनी भी एसेट्स से प्रॉफिट्स आए और जितने भी लॉसेज आए उनको नेट करना है, और नेट करने के बाद अगर अल्टीमेटली आपके पास प्रॉफिट बचता है तो फिर आप डिविडेंड दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। इस सेक्शन के ऊपर इख्तलाफ राय है। ये जो सेक्शन है, सेक्शन कहता है कि आपने गेन ऑन सेल ऑफ जो एसेट है उससे डिविडेंड नहीं देना, लेकिन आप दे सकते हैं अगर आपका काम धंधा ऐसा ही हो एंड आपने लॉसेज एडजस्ट कर लिया हो। इस सेक्शन को समटाइम यूं इंटरप्रेट करते हैं लोग कि अगर आपका काम धंधा ये हो या आपने लॉसेज एडजस्ट कर लिया हो। तो जब इसको या से इंटरप्रेट करते हैं ना तो इसका मतलब चेंज हो जाता है, और कानूनी तौर पे फिर ये बड़ी फीकी सी बात बन जाती है। आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी किताब के नोट्स कंपाइल करते हुए जिस भी साहब ने, माइल वुल्फ या कहीं से भी, उन्होंने जब उसके ऊपर वर्किंग की तो उन्होंने एंड के बजाय उसको और कंसिडर कर लिया। तो किताब में एक आध ऐसी एग्जांपल दी हुई है जिसमें वो उसको या कह के कर देते हैं, तो ये या नहीं है, ये दोनों में एंड है कि आपका काम धंधा भी वही हो एंड आपने उस काम धंधे के अंदर जो लॉसेज हैं वो एडजस्ट कर दिए हो। वरना तो ये रूल ही बड़ा बेकार सा हो जाता है। अगर हम कहेंगे कि गेन ऑन सेल ऑफ एसेट से डिविडेंड नहीं दे सकते, लेकिन दे सकते हैं अगर लॉसेज एडजस्ट कर लियो, तो वो तो हमें पहले से पता है कि लॉसेज एडजस्ट, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकलते ही लॉसेज वगैरह को एडजस्ट करने से। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें इसलिए आपको बता दिया कि इसमें इख्तलाफ राय है, तो हो सकता है आपको एक आध ऐसी एग्जांपल नज़र आए जिसमें उन्होंने या के साथ इसको सॉल्व कर दिया हो एंड के बजाय। तो आपका काम धंधा भी वही हो एंड उस काम धंधे में आपके जो लॉसेज और प्रॉफिट है आपने उनको एडजस्ट करके अभी भी अगर नेट प्रॉफिट हाथ में है तो आप डिविडेंड दे सकते हैं, वरना आप डिविडेंड नहीं दे सकते। तो पहली डिस्कशन ये थी कि डिविडेंड किस प्रॉफिट से दे सकते हैं, किस प्रॉफिट से नहीं दे सकते। हाँ, आसान अल्फाज में, अब आप अकाउंटेंट्स वाली बातें करते हैं ना। एक भाई ने कहा अगर हम कह दें हम अदर इनकम से डिविडेंड नहीं दे सकते या अदर कंप्रीहेंसिव इनकम से डिविडेंड नहीं दे सकते, ये आपको समझ आती है ना। आप अकाउंटेंट हैं, लॉ बेचारे ने आम लोगों की बात करनी है, आप लोग तो अकाउंटेंट हैं। अब पता नहीं मतलब आप अपनी, मतलब वो आम लोग हैं और आप लोग आम लोग नहीं हैं, आप तो स्पेशल लोग हैं ना। आप तो एक चार्टर की तरफ जा रहे हैं, चार्टर एक मुअज़्ज़ज़ चीज़ को कहते हैं। तो आप लोगों को अदर इनकम के लफ्ज़ समझ आते हैं, आपको अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के, आपको रिवैल्यूएशन सरप्लस का लफ्ज़ समझ आता है, आम लोगों को नहीं समझ आता। तो किताब बेचारी इसलिए आम लोगों को समझाने के लिए ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल कर रही है जिससे उनको समझ आ जाए। जैसे मैंने कहा ना कि वो तो प्रॉपर्टी बोल देते हैं किसी भी किस्म के एसेट को, तो लॉ के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा कम है और वो अकाउंटिंग लैंग्वेज कम इस्तेमाल करती है और वो कॉमन लैंग्वेज ज़्यादा इस्तेमाल करती है। आप पेपर में किसी टाइम पे लिखना चाहें तो आप अपने तौर पे लिख दें, लेकिन मैं कानून के तौर पे आपको वो पढ़ाऊँगा जो कानून ने बताया। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, अदर इनकम से डिविडेंड नहीं देना, मेन इनकम से डिविडेंड देना है।
और मेन इनकम से भी तब देना है जब वो इस साल की नेट प्रॉफिट हो और आपने उसमें से प्रेफरेंस वालों को भी माइनस कर दिया हो। डन। अगला मरहला, किस फॉर्म में दें डिविडेंड। डिविडेंड की फॉर्म क्या हो? डिविडेंड दो तरीके से दिया जा सकता है, ये कैश में दिया जा सकता है और ये शेयर्स में दिया जा सकता है। इसको हम कहते हैं डिविडेंड इन काइंड, इसको स्पेशी डिविडेंड भी कहते हैं। एमी किसी दिन एग्जामिनर बैठा हुआ मूड में सवाल बनाते बनाते कहे ज़रा स्पेशी डिविडेंड के बारे में बताओ, तो आप कहें पता नहीं क्या बात कर दी उन्होंने। तो कुछ अल्टरनेट वर्ड जो है अगर आपके सामने आ जाए तो जहन में रख लिया करें। एग्जामिनर्स कभी कभार ऐसी गलती कर सकता है कि वो एक नॉन कॉमन वर्ड यूज़ कर ले। स्पेशी डिविडेंड, डिविडेंड इन काइंड। तो डिविडेंड देने के दो तरीके हैं, या तो कंपनी आपको कैश दे दे या आपको शेयर्स दे दे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अपने शेयर्स की बात नहीं हो रही, किसी और कंपनी की शेयर्स की बात हो रही है। हमारी कंपनी जिसके हम मेंबर हैं उसने किसी और कंपनी के बहुत सारे शेयर्स खरीदे हुए हैं, लिस्टेड कंपनी के। उसके पास एक एसेट था कैश, दूसरा एसेट था लिस्टेड कंपनी के शेयर्स। तो दिस कैन हैपन कि वो दूसरी कंपनी के शेयर्स जो उसके पास पड़े हुए हैं हमें उठा के बांट दे। ध्यान में रखना है, हम ये बात नहीं कर रहे कि अपनी ही कंपनी के शेयर्स लोगों को दिए जाएं। सुन के आपको हैरत होगी, कंपनी लॉ इसको डिविडेंड नहीं मानता। आप अकाउंटिंग में इसको डिविडेंड कह देते हैं, बोनस शेयर्स को, लेकिन लॉ इसको डिविडेंड नहीं मानता। लॉ इसे कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को आपने कैपिटलाइज कर लिया, कंपनी का हिस्सा बना दिया, कंपनी के अंदर ही लेगा उस प्रॉफिट को। तो डिविडेंड या तो आप कैश में देंगे या आप अपने पास रखे हुए किसी और लिस्टेड कंपनी के शेयर्स लोगों को बांट देंगे। लोगों की मर्जी है कि वो उसी दिन उसे बेच दें, लोगों की मर्जी है उस शेयर को अपने पास रखें। तो याद रहेगा कि ये शेयर किसी और कंपनी के जो हमारे पास पड़े हुए हैं। जो आप कैश डिविडेंड देते हैं, कैश डिविडेंड देने के तीन तरीके हो सकते हैं। कैश डिविडेंड का ये मतलब नहीं है कि आपके घर एक डाक आया, आप लिफाफा खोलें और अंदर से पैसे ही पैसे निकल आए। आप पैसे को ट्रैवल नहीं करवाते, आप इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रैवल करवाते हैं। तो कैश देने के तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि चेक भेज दिया जाए, एक तरीका ये है कि डिविडेंड वारंट भेज दिया जाए, और एक तरीका ये है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र कर दिया जाए। चेक दे दिया जाए, डिविडेंड वारंट दे दिया जाए, या ऑनलाइन ट्रांसफ़र। चेक आपको पता है, अगर कंपनी को पता है कि उसके पास कौन कौन से लोग हैं और उनके अकाउंट टाइटल पता है, तो उनके नाम का क्रॉस चेक बना के उनको दे दे, वो आराम से अपने बैंक में जमा कराएं और उनके पास आ जाए। तो उससे क्या होगा कि आपके लिए ख़त भेजना आसान है, सब लोगों को ख़त भेजा, हर बंदा अपनी सहूलत के हिसाब से अपना अपना चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करा दे। दूसरा ऑप्शन ये कि वो बंदा कहे भाई इससे ज़्यादा सहूलत मुझे चाहिए, ये मेरा अकाउंट नंबर पकड़ लो, मेरे पैसे डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया करो। तो एक तरीका ये है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र हो जाए। तीसरा तरीका, एक बंदे के पास बैंक अकाउंट नहीं है और कंपनी उसे डिविडेंड भी भेजना चाहती है और पैसे भी नहीं भेजना चाहती, तो कंपनी एक कागज़ भेज देती है जो उस बंदे का नाम और उसका आईडी कार्ड नंबर और उसके कुछ कवायद दिए होते हैं कि मिस्टर मुश्ताक अहमद, जिनका CNIC नंबर फ़लाना है, जिनका फ़लाना ये ऐसे है, ये आपका डिविडेंड वारंट है, आप ये कागज़ ला के कंपनी की फ़लाना फ़लाना लोकेशन पे कागज़ दिखा के हमसे पैसे ले जा सकते हैं। तो आप पैसे ट्रैवल नहीं करवाएंगे, आप उसको एक कागज़ दे देंगे जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टाइप की चीज़ होगा, वो कागज़ दिखा के कंपनी से वो पैसे वसूल कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं डिविडेंड वारंट। किताब ने समझाने के लिए कह दिया, समझो चेक जैसी ही कोई चीज़ है। तो बेसिकली ये डिविडेंड वारंट का मकसद होता है कि जिनका बैंक अकाउंट नहीं है उनको एक ऐसा कागज़ मिले, क्योंकि ये बैंक में जमा कराना होता है तो उनको चेक मिल जाएगा। तो ये ऐसा कागज़ हो जिस पे एंटाइटलमेंट होती है, वो बंदा अपने नाम आईडी कार्ड समेत खुद कंपनी में आएगा, कागज़ दिखाएगा, पैसे ले लेगा, या किसी को ऑथराइज़ करके भेज देगा तो वो एंडोर्स कर देगा और उसके साथ अपने आईडी कार्ड की कॉपी लगा देगा, तो वो दिखा के उसके पैसे कोई ले जा सकता है। तो ये पेमेंट करने के तीन तरीके हैं, चेक, डिविडेंड वारंट, या इनमें से कौन सा होगा शेयर होल्डर बताएगा। जब शेयर होल्डर कंपनी के शेयर होल्डर बनता है उस वक्त बताए, साल में किसी भी वक्त बताए, किसी अगले साल अपनी प्रेफरेंस चेंज करना चाहे वो बता सकता है। लेकिन लिस्टेड कंपनी में आपके पास सिर्फ ऑप्शन एक ही है, ओनली इन लिस्टेड कंपनी में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र ही करवा सकते हैं। बाकी कंपनियों में आप इन तीन में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये बात समझ आई? कौन से प्रॉफिट्स में से होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए और उसकी पेमेंट किस तरह से होगी। जी, डिविडेंड वारंट आपको समझाने के लिए मैंने कहा है कि नेगोशिएबल टाइप की चीज़ है।
असल में बाय डेफिनेशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ 3 चीज़ों को कहते हैं। तो ये टाइप इसलिए कहती है जैसे पे ऑर्डर है। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लॉ ने उस ज़माने में पे ऑर्डर के बारे में ज़्यादा नहीं बताया था, तो वहाँ पे हम पे ऑर्डर को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह की चीज़ कह देते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहते। तो इसलिए ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह की चीज़ है कि आप खुद पहुँच जाएँ या आप किसी और के नाम पे फॉरवर्ड कर दें। आपने किसी की पेमेंट करनी थी, आपने कहा यार मेरे आईडी कार्ड की कॉपी पकड़ो, मैं लिख देता हूँ कि तुम जाके डिविडेंड वारंट कलेक्ट कर सकते हो, तो वो बंदा कागज़ पकड़ के कंपनी से जाके रिकवर कर सकता है। डन। जी वो इस तरह से नहीं करेगा, उसको चाहिए भाई अगर पता है कि साल के एंड पे डिविडेंड आना है तो उस वक्त अब अचानक से डिविडेंड मिलने के बाद ये स्पेसिफाई नहीं करना, जब आप कंपनी के मेंबर बने तब स्पेसिफाई करना है, या साल में किसी भी वक्त बिफोर रिसीविंग ऑफ डिविडेंड आप अपना वो चेंज करवा सकते हैं पैटर्न। लेकिन कंपनी ने अगर एक ख़ास तरीके से भेज दिया तो जाए कंपनी के पास, उनसे कहे जी आइंदा ऐसे नहीं करना, लेकिन कंपनी ने जो किया वो लेजिटिमेट है क्योंकि इसने जो बताया हुआ था आखिरी दफ़ा कंपनी ने उसे फॉलो किया। अगर एक कंपनी बोनस डिविडेंड तो मैं मानता ही नहीं, मैं ये भी नहीं मानता, लॉ मानता ही नहीं। आप पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं, आपकी मुझे फ्रांसीसी ज़बान समझ ही नहीं आ रही। उन्होंने बोनस शेयर दिया, आप बोनस शेयर कह दें मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, आप खाली डिविडेंड कह दें मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपने दोनों इकट्ठे जोड़ दिए ना तो मैं समझूंगा आप फ्रांसीसी ज़बान में बात कर रहे हैं। कानून बोनस शेयर को डिविडेंड नहीं काउंट करता, ये आपकी अकाउंटिंग की ज़बान में आप लोग खुद ही से कह देते हैं। आप चंद गुमराह लोग हैं जो कानून से नावाकिफ़ हैं। कानून जो है वो डिविडेंड इन काइंड एक ही चीज़ को मानता है जिसमें आप अपने पास रखी हुई इन्वेस्टमेंट में किसी और कंपनी की शेयर उठा के अपने शेयर होल्डर्स को देते हैं। जी बस असल में आपके कबीले का हूँ लेकिन रहा इन लोगों के साथ ज़्यादा हूँ, तो मैं इन लोगों की किसी बातें करता हूँ। तो ये बताना ज़रूरी है कि आपने ये नहीं सोचना, वरना पता है क्या होता है, सबसे पहली गलती लोग इसमें करते हैं डिविडेंड इन काइंड में ना अपने शेयर को डिविडेंड के तौर पर दे देते हैं, यानी कि कह देते हैं कि अपना शेयर, तो ये गलत है। आपके पास रखे हुए किसी और कंपनी के, लिस्टेड कंपनी के शेयर आप इस तरह से बांट सकते हैं। जी जी, अब प्रॉफिट में तो रिसीवेबल भी होते हैं, तो डिविडेंड के टाइम पे पैसे ना हो तो फिर तो बहुत फंस जाएंगे आप। तो डायरेक्टर्स ने इसे अप्रूव करते हुए ध्यान रखना है, और वो डिविडेंड उतना ही अप्रूव करेंगे जितना उन्हें नज़र आ रहा है कि वो आराम से दे सकेंगे। क्योंकि डिविडेंड अनाउंस होने के बाद अगर 10 वर्किंग डेज में ना दिया तो अच्छी खासी सज़ा है। ठीक है, उस तरफ भी हम आते हैं। भाई का आखिरी सवाल। अगर कंपनी ने अपने शेयर अगर बाहर किसी ना किसी को इशू करने हैं तो उससे कहीं बेहतर है कि अपने ही मेंबर को अपने ही शेयर फ्री में दे दे। फ्री में दे दे। डिविडेंड आपने पता नहीं क्या बात कर दी है। देखिए लॉजिकली मुझे कई दफ़ा लगता है कि इन्होंने अजीब सी बात की है। ये बात यूं होती तो ज़्यादा अच्छी होती। तो आप ऐसी सारी तजावीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भेजें, लेकिन अपने जज्बात हमारे अपनी तक रहेंगे। जो कानून में लिखा हुआ है हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो इलॉजिकल हैं, हो सकता था कर देना चाहिए था इन्हें, लेकिन नहीं किया। जब नहीं किया तो ऐसे में हम कहें इन्हें ऐसा करना चाहिए था, ये ऐसा सोच लेते। हम पेपर देने के बाद सुकून से सोचेंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए और सुकून से ईमेलें भी करेंगे गवर्नमेंट के इदारों को। लेकिन फ़िलहाल जो लिखा है वो अच्छा नहीं भी है तो भी हमें याद करना पड़ेगा। डन। कई जगह फ़ाइन देख के लगता है इतना सा फ़ाइन ज़्यादा होना चाहिए, कई जगह लगता है इतना ज़्यादा फ़ाइन। तो वो कानून बनाने वाले वो अंधे हैं, उन्हें नज़र ही नहीं आता। आपने नहीं देखा वो कानून का वो तराजू पकड़ा हुआ होता है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई होती है। तो कानून वाले अंधे होते हैं, कानून के रखवाले होते हैं असल लोग। ठीक, वो असल लोग होते हैं। मतलब ताकि आप अगर मेरा कोई कहीं और से कोई क्लिप निकाल के दें तो मेरे पास भी एक क्लिप हो जिसमें मैं कहूँ मैं तो क्लास में कह रहा था कि कानून के रखवाले अच्छे लोग होते हैं। लें जी, शेयर्स और कैश, ये वाली बात समझ आई। अब डिविडेंड की अप्रूवल की बात करते हैं। डिविडेंड की काइंड्स कितनी हैं, या टाइमिंग के हिसाब से हम बात करें तो एक डिविडेंड फाइनल डिविडेंड होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है। फाइनल डिविडेंड साल के एंड पे आता है। पहले डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, डायरेक्टर्स मेंबर्स को कहते हैं हालातों वाक़यात के तनाजुर में हमें लगता है कि इतना डिविडेंड होना चाहिए। फिर मेंबर्स की बारी आती है, वो एजीएम में आके, यानी कि जब उन्हें नोटिस भेजते हैं डायरेक्टर्स तो नोटिस में बताते हैं हमारे दिल है कि डिविडेंड इतना हम रिकमेंड करें।
मेंबर्स जब एजीएम में आते हैं और मेंबर्स को अगर डायरेक्टर का फैसला अच्छा नहीं लगा तो वो चाहें तो डायरेक्टर के रिकमेंड किए हुए डिविडेंड को कैंसिल कर दें, चाहे तो उसे ख़त्म कर दें, चाहे तो उसे कम कर दें, चाहे तो उसे अप्रूव कर दें। मेंबर्स के पास खुल्लम खुल्ला इख्तियार है कि वो उस डिविडेंड के साथ कोई भी नीचे की तरफ ले जाने वाला काम कर सकते हैं। यानी मेंबर्स उसे बढ़ा नहीं सकते। डायरेक्टर ने जो अमाउंट रिकमेंड की है तो लॉ ये कहता है कि डिविडेंड डायरेक्टर अप्रूव नहीं करेंगे, ये असल में मेंबर्स हैं जो अप्रूव करते हैं। और मेंबर्स के पास पूरा कुल्ली इख्तियार है कि डायरेक्टर की रिकमेंड की हुई अमाउंट नहीं पसंद आई तो वो उसे बिल्कुल कम कर सकते हैं, 100% कम कर सकते हैं अगर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा तो। बढ़ाने का इख्तियार नहीं है, ये आपने जुमला जहन में रखना है। इंटरिम डिविडेंड में क्या होता है, मेंबर्स की बारी नहीं आती, रिकमेंड और अप्रूव डायरेक्टर्स ही कर रहे होते हैं। रिकमेंड भी वही कर देते हैं, अप्रूव भी वही कर देते हैं। तो डायरेक्टर्स इंटरिम डिविडेंड जिस दिन रिकमेंड एंड अप्रूव करते हैं उसी दिन हम कहते हैं डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। जबकि इस केस में जब मेंबर्स ओके करेंगे तब हम कहते हैं डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। फिर एक तीसरा मामला भी होता है, समटाइम क्या होता है डायरेक्टर्स ना बुक्स वगैरह बंद कर देते हैं इंटरिम डिविडेंड में। फाइनल डिविडेंड साल के एंड पे आना है, सबको पता होता है, सब एजीएम के आसपास इंतजार करते हैं, उनको डिविडेंड मिल जाता है। इंटरिम साल में कभी भी आ सकता है, तो हो सकता है किसी भी वक्त अचानक से डिविडेंड आए और बंदे ने 2 दिन पहले अपना शेयर बेचा हो, या एक बंदे ने 2 दिन पहले शेयर लिया हो और अभी तक अपने नाम पे ना कराया हो और डिविडेंड मिल जाए पुराने वाले बंदे को। तो कंपनी वाले समटाइम अनाउंस करते हैं बुक क्लोजर। आप बताएंगे, तमाम लोगों को नोटिस भेजेंगे, आप कहेंगे हमारी बुक्स ये 5-6 दिन बंद रहेंगी। यानी आज नोटिस आ जाएगा कि आज से फ़र्ज़ करें 20 दिन बाद हम अपनी 5 दिन के लिए बुक्स बंद कर रहे हैं और उसके बाद हम डिविडेंड देंगे। तो जो जो लोग चाहते हैं कि उनको डिविडेंड मिले वो उन 5 दिनों से पहले अपने नाम रजिस्टर में डाल दें। चूँकि उन 5 दिनों में रजिस्टर बंद होगा, हम रजिस्टर में कोई नई एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो 5 दिनों में हम अपनी प्रोसेसिंग करेंगे और जो जो हमारे रजिस्टर में मेंबर आ रहे हैं उनके नाम पे डिविडेंड वारंट, चेक या इस तरह की वर्किंग बना देंगे। तो सम टाइम कंपनी बुक्स बंद करती है, तो बुक्स बंद होने के पहले दिन जिन लोगों का नाम रजिस्टर में लिखा होता है उनको डिविडेंड मिलता है। तो इस केस में डायरेक्टर्स ने आज अनाउंस कर दिया कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, लेकिन 20 दिन बाद बुक्स बंद कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, जो डायरेक्टर ने बुक क्लोज होने का टाइम बताया वहां से काउंट करेंगे कि डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। क्योंकि रूल ये है कि डिक्लेरेशन के 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर डिविडेंड पहुंचाना होता है। डिविडेंड डिक्लेयर होने के 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर डिविडेंड पहुंचाना होता है। अगर आप 10 वर्किंग डेज में डिविडेंड नहीं पहुंचाएंगे तो मिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव को पनिशमेंट हो जाएगी काफ़ी हैवी। उसे 5 to 5 का जुर्माना हो जाएगा। 5 इज़ 5 मिलियन, 2 इज़ 2 साल की कैद, अगला 5 इज़ 5 साल का बैन। 5 साल तक वो किसी कंपनी का डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता। तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर होने के 10 वर्किंग डेज के अंदर, अब ये वर्किंग डे क्या होता है, वर्किंग डे उन दिनों को कहते हैं जिसमें बैंक ओपन होता है, यानी जिस जिस दिन बैंक की छुट्टी है हम उसको वर्किंग डे काउंट। तो डिविडेंड डिक्लेयर होने के 10 वर्किंग डेज में मिल जाना चाहिए लोगों को। अब ये डिक्लेयर किस दिन को कहते हैं, फाइनल डिविडेंड में एजीएम को डिक्लेरेशन कहते हैं। इंटरिम डिविडेंड में अगर बुक क्लोजर नहीं है तो डायरेक्टर्स की मीटिंग जब उन्होंने डिक्लेयर किया वो है डेट ऑफ डिक्लेरेशन, और अगर बुक क्लोजर भी है जिस दिन बुक क्लोजर स्टार्ट हुआ वो डेट ऑफ डिक्लेरेशन है। उसके 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर डिविडेंड देना है, नहीं तो चीफ एग्जीक्यूटिव को सजाएं हो जाएंगी। यहाँ तक बात समझ आई। आगे एक लिस्ट है, तो उस लिस्ट तक जाने से पहले जितना हमने पढ़ा है ज़रा जल्दी से उसको देख लेते हैं। ये बेचारा होश खो बैठा, बंद तो नहीं हो गया दोस्त? आप ऐसा नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में इसका चार्जर नहीं लगा हुआ और हमारा लैपटॉप। अब आपकी किस्मत है, अब आपको वो वाले पॉइंट्स भी पढ़ने पड़ जाएंगे। मेरा था कि चलो कुछ दिखा दूँ और फिर आखिरी वाली चीज़ फिर बाद में देख लें। डिविडेंड 10 दिन के अंदर अंदर नहीं भेजा, 10 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अगर नहीं भेजा तो कौन फंसेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव। दिस इज़ अलाउड कि चीफ एग्जीक्यूटिव कहे भाई एक बड़ी शदीद जेन्युइन रीज़न थी जिसकी वजह से मैं डिविडेंड नहीं भेज सका। वो शदीद ज़रूरी रीज़न लॉ ने 4-5 डिफाइन कर दी। नंबर 1, अगर वो कह दे ऑपरेशन ऑफ लॉ था, लॉ के गुर्दे का ऑपरेशन हो रहा था, मैं क्या करता, मैं वहाँ पे मौजूद था। तो लॉ का ऑपरेशन क्या होता है? लॉ का निफाज था, लॉ लागू था। ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब है कोई कानून ऐसा आया हुआ था जिसकी वजह से मैं पेमेंट नहीं कर सका। आप जिसको पेमेंट करने लगे थे गवर्नमेंट ने मना कर दिया इसको पेमेंट नहीं करनी,
आप जिस शहर वारंट भेज रहे थे उस शहर के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ था और गवर्नमेंट ने रास्ते बंद किए हुए थे और कहा था खबरदार अगले 15 दिन तक किसी भी किस्म का कोई भी लेटर इस शहर के अंदर नहीं आएगा। किसी कानूनी वजह से अगर आप डिविडेंड नहीं दे सके तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ है। नंबर 2, डिविडेंड रिसीव करने के राइट में कंफ्यूजन थी। डिविडेंड रिसीव करने के राइट में कंफ्यूजन थी। आपने डिविडेंड जिसको देना था उनमें आपस में इख्तलाफ था। एक बंदा मर गया और उसके बच्चों में अभी तक झगड़ा चल रहा है कि बाप के शेयर का मालिक कौन है। अगर कंपनी वालों को पता है कि इनका आपस में झगड़ा है तो डिविडेंड भेजने का मतलब है आप उनके झगड़े को हवा दे रहे हैं। वो पहले ही उन शेयर्स के लिए लड़ रहे हैं, आप डिविडेंड के लिए भी लड़ेंगे। तो कंपनी होल्ड कर सकती है अगर डिविडेंड रिसीव करने के राइट में कन्फ्लिक्ट हो। अगर उस शेयर होल्डर ने कंपनी के पैसे देने हैं, उसने मेमोरेंडम की कॉपी ली थी, आपने कहा हाँ भाई आपकी इतनी फीस बनती है, और वो भाग गया बगैर फीस दिए। अब डिविडेंड देने का टाइम आया, वी आर अलाउड कि हम उसका डिविडेंड होल्ड कर सकते हैं। फिर समटाइम शेयर होल्डर एक इंस्ट्रक्शन देता है और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं हो पा रही होती। शेयर होल्डर एक इंस्ट्रक्शन देता है, वो कहता है मेरा डिविडेंड आपने मेरे तक यूं पहुंचाना है, और वो इंस्ट्रक्शन ऐसी हो जो कंपनी फॉलो ना कर पाए या ना कर सकती हो। उसने बहुत ही पेचीदा सी डायरेक्शन दे दी आपको, डिविडेंड वारंट आपने उसको पहुंचाना है, उसने कहा जी मेरा तो एरिया ही चेंज हो गया है। जब उसका एरिया ही चेंज हो गया है तो डिविडेंड वारंट कैसे पहुंचे? तो उसने डिविडेंड वारंट पहुंचाने का एक बड़ा मुश्किल सा तरीका बताया, कंपनी उसको फॉलो नहीं कर सकती। कि फॉर एग्जांपल उसने कह दिया है कि जी आपने मेरा डिविडेंड वारंट उठा के जो है वो जौहर टाउन के जी ब्लॉक का जो पहली कचरे वाली जगह है उसके किनारे पे करके एक लाल ब्रीफ केस में रख देना है। अब कंपनी को लग रहा है कि ये थोड़ा सा खतरनाक मेथड है, शायद इस प्रोसेस को हम फॉलो ना कर सकें। तो अगर शेयर होल्डर ने इंस्ट्रक्शन दी और वो इंस्ट्रक्शन फॉलो ना हो सके, उसके अलावा भी कुछ ना कुछ चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है जो लॉ बता दे, या SECP ने कहा है कि आपने शेयर होल्डर को तब तक डिविडेंड नहीं देना जब तक उसकी तरफ से सारे कवाइफ ना आ जाए। तो अगर एक शेयर होल्डर अपना NIC नंबर ना दे, अपना बैंक अकाउंट नंबर ना दे, तो फिर आप उसको डिविडेंड नहीं देंगे। तो डिविडेंड ना देने की 5 ऑथेंटिक रीज़न हो सकती हैं, 4 मेन रीज़न और 5वीं SECP डिफाइन कर सकता है। अगर इन रीज़न में से कोई रीज़न है तो डिक्लेरेशन के 45 डेज़ के अंदर अंदर अगर आप SECP को जाके कन्विंस कर देते हैं कि हाँ भाई मेरी ये जेन्युइन रीज़न बन गई थी, तो वो आपको बचा लेगा। अदरवाइज़ अगर आपने उनको भी कन्विंस नहीं किया और आप डिक्लेरेशन के 10 वर्किंग डेज़ में डिविडेंड नहीं दिया तो आपको पेनल्टी होगी। डन। अब सब कुछ इंग्लिश में पढ़ने का वक्त आ गया। शेयर होल्डर क्या रिकमेंड कर सकता है मेरा डिविडेंड? यस, ये ऑर्डर भी हो सकता है। डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है या उसके ऑर्डर पे या उसके बैंकर को मिलता है। तो शेयर होल्डर अपना डिविडेंड किसी और के नाम पे भी डलवा सकता है, किसी और के बैंक अकाउंट में भी डलवा सकता है, उसकी मर्जी है। जी, डिविडेंड की डिक्लेरेशन क्या मार्केट वैल्यू पे अफेक्ट करती है? जाहिर है अगर एक कंपनी का डिविडेंड अनाउंस हुआ है तो सबको पता है कि जो शेयर जितने का भी था उसमें इतने रुपए और ऐड हो जाएंगे। तो MFA के अंदर आप देखेंगे मोस्ट प्रॉब्ली कि एक एक्स प्राइस होती है और एक आफ्टर दैट प्राइस होती है, यानी कि समटाइम डिविडेंड अनाउंस होने से पहले शेयर किसी और अमाउंट पे ट्रेड हो रहा होता है। जब सबको पता होता है कि 4 रुपये पर शेयर डिविडेंड आ रहा है तो ऑटोमेटिकली लोग उस शेयर को महंगा ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो समटाइम डिविडेंड मिलने से पहले ही जो शेयर प्राइस है वो डिविडेंड एडजस्ट करती हुई प्राइस हो चुकी होती है। तो डिविडेंड मिलने से शेयर की प्राइस पे फ़र्क पड़ता है। ज़ाहिर एक शेयर जो है वो थोड़ा महंगा हो जाता है। मेरे पास एक शेयर है जो मैं आपको आज 14 रुपये का देने लगा हूँ, अचानक से पता लगता है कि इस पर 3 रुपये डिविडेंड भी आने वाला है, तो मैं 14 नहीं, मैं आपको 17 तो मैक्सिमम है ना, तो मैं शायद 16.5 में आपको बेचने की कोशिश करूँ। तो कहीं ना कहीं मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिकली उस डिविडेंड को शेयर की प्राइस में एडजस्ट कर लेती है। लेकिन अगेन इसका हमारे लॉ से ताल्लुक नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बेसिस ऑफ डिविडेंड, हर कंपनी के पास इम्प्लाइड पावर है कि वो अपने प्रॉफिट्स को यूज करके डिविडेंड दे सकती है, अनलेस कि मेमोरेंडम या आर्टिकल में आपने कोई रुकावट डाली हुई हो। डिविडेंड कैश में भी हो सकता है और इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी हेल्ड बाय द, कहीं नहीं लिखा कि अपनी कंपनी के शेयर्स की फॉर्म में भी हो सकता है, या कैश होगा या शेयर्स ऑफ एक किसी और लिस्टेड कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी के हाथ में जो शेयर्स पड़े हुए हैं किसी और लिस्टेड कंपनी के, हम उसकी बात कर रहे हैं। देन हमने कहा कि डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं हो सकते, कैपिटल नेचर वालों से नहीं दिया जा सकता, एक्सेप्ट कंपनी का बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग है, एंड आफ्टर सच प्रॉफिट आर एडजस्टेड अगेंस्ट लॉस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस एंड को मिस्टेकनली हमारी किताब ने और ट्रीट किया है,
टेक्निकली उन्होंने जो लीगल इंटरप्रिटेशन की है वो गलत इंटरप्रिटेशन की है, और जिसकी वजह से उन्होंने इसकी एक एग्जांपल आईकेप की किताब ने इसे और कह दिया, जिससे शदीद नज़रियाती इख्तलाफ है। सीए फाइनल में ये इशू चैलेंज करके मैंने वहाँ पे ठीक करवा दिया था, लेकिन कैफ लेवल पे जो है वो अभी तक इन्होंने किताब अपनी अमेंड नहीं की। ये एंड है ओरिजिनल सेक्शन के मुताबिक, जबकि इसको उन्होंने जिस तरह से इंटरप्रेट किया इन्होंने और मतलब लिया, तो वो कहते हैं कि या ये हो दोनों एक्सेप्शंस है, जबकि एक्सेप्शन है ये एंड उसके अंदर ये वाली कंडीशन। डिविडेंड अनरियलाइज गेन से, गेन रिलेटेड टू अनसोल्ड प्रॉपर्टी राइजिंग आउट ऑफ रीमेजरमेंट वगैरह, इस तरह की अनरियलाइज गेन से डिविडेंड नहीं दे सकते। देन फाइनल डिविडेंड डायरेक्टर प्रपोज करते हैं, मेंबर्स अप्रूव करते हैं। मेंबर्स रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, और चौथा लफ्ज लिखना भूल गए, इंक्रीज नहीं कर सकते, ज़ाहिर है इंक्रीज करने का इख्तियार नहीं है। कैन नॉट रिजॉल्व टू इंक्रीज द अमाउंट प्रपोज बाय डायरेक्टर, पेड विद इन 10 वर्किंग डेज ऑफ डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन किस दिन हुई है? जब मेंबर्स ने एजीएम में उसे अप्रूव किया है। कंपनी एक पेइंग एजेंट भी अपॉइंट कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड के लिए। कंपनी एक बैंकर से कहे भाई हमारे सारे डिविडेंड आपने बांटने हैं। कंपनी सीडीसी से भी कह सकती है कि आपके पास जो ऑनलाइन जिनके शेयर्स हैं उनके अकाउंट में पैसे डाल दो, मेरे से पैसे ले लो। कंपनी किसी बैंक से भी कह सकती है कि आप हमारे पैसे बांटें। तो कंपनी किसी पेइंग एजेंट को हायर कर सकती है, और पेइंग एजेंट नॉर्मली क्या होगा? बैंक होगा या इलेक्ट्रॉनिक सीडीसी होगा। अगर कंपनी जो डिविडेंड बांट रही है अगर वो खुद ही बैंक है तो वो ये काम खुद भी कर सकती है। जी, अगर पेइंग एजेंट ट्रांसफ़र ना करे तो भी कसूर तो आप ही का ही है, ठीक है। थर्ड पर्सन को तो आप जिम्मेदार है ना, कंपनी लो आपसे पूछेगा, आप बाद में उस बैंक से पूछेंगे तुमने क्या किया मेरे साथ। तो बैंक को आप पेइंग एजेंट के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। ये रेड से इसलिए लिखा हुआ है कि ये 2 अटेम्प्ट पहले हमारी किताब में डाला है, बल्कि 1.5 अटेम्प्ट पहले पेइंग एजेंट की एक डेफिनेशन, और डलते साथ ही उन्होंने पूछ भी ली। शायद मैं जुमले को दूसरी तरह से ट्रांसलेट करूं, पूछते साथ ही किताब में डाल दी। मैंने आपसे कहा था कि एक आध दफ़ा आउट ऑफ सिलेबस सवाल मतलब एक आध पार्ट में आया, तो इन्होंने पेइंग एजेंट की डेफिनेशन पूछ ली और बाद में एहसास हुआ कि पेइंग एजेंट तो एक्सप्लेन ही नहीं किया हुआ, सिर्फ एक हल्की सी लाइन लिखी हुई थी। तो जिस बच्चों ने सिर्फ उसी लाइन को रेप्लिकेट कर दिया उनको नंबर मिल गए। तो फिर उसी टाइम उन्होंने एक एग्जामिनेबल सप्लीमेंट दिया और उन्होंने कहा पेइंग एजेंट किताब में जगह आएगा, और अब जो किताब है उसमें पेइंग एजेंट की डेफिनेशन भी है। पेइंग एजेंट मीन्स अ बैंक और एंटिटी इंक्लूडिंग अ शेयर रजिस्ट्रार और सेंट्रल डिपॉजिटरी। कोई बैंक या कोई भी एंटिटी हो सकता है, शेयर रजिस्ट्रार भी हो सकता है, सीडीसी भी हो सकता है, अपॉइंटेड बाय कंपनी एंड हैव रेलिवेंट अप्रूवल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के वो कैश डिविडेंड डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट में दे सकते हैं। बैंक में नॉट बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ पेइंग एजेंट और मे इटसेल्फ एज्यूम इट्स फंक्शन। अगर बैंक है तो बैंक खुद ही ये काम कर सकता है, फिर वो पेइंग एजेंट को अपॉइंट नहीं करेगा। ये बात समझ आई? इंटरिम डिविडेंड डायरेक्टर प्रपोज करेंगे और पे करेंगे, यानी कि खुद ही प्रपोज करेंगे, खुद ही तय करेंगे। 10 वर्किंग डेज में हो जाना चाहिए। ये 10 वर्किंग डेज कहाँ से शुरू होंगे? डायरेक्टर मीटिंग से। बुक्स वर नॉट क्लोज्ड, लेकिन अगर बुक क्लोजर हुआ था तो 10 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर, वो जो बुक क्लोजर का टाइम है उसका जो स्टार्ट है वहाँ से 10 दिन काउंट होंगे। जी, अगर वो बुक क्लोजर का नोटिस ही 10 दिन का दे दें कोई मसला नहीं। बात यह है कि बुक क्लोजर किस लिए हुआ है? कंपनी को सहूलत देने के लिए। कंपनी ने उस दौरान अपनी वर्किंग करके और लोगों तक डिविडेंड पहुंचाने की कोशिश करनी है, तो कंपनी को वर्किंग के लिए लग जाएंगे 2 से 3 दिन। बुक क्लोजर बेशक 25 दिन का अनाउंस कर दें, कोई मसला नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट दिन कौन सा है? बुक क्लोजर का स्टार्ट, क्योंकि जो स्टार्ट वाले दिन मेंबर्स है ना, 25 दिन तक मेंबर चेंज नहीं होगा, फिर मिलना इन्हीं को है। तो जब मिलना इनको है तो हमें किस दिन पता लग जाएगा कि किनको डिविडेंड मिलना है? स्टार्टअप बुक क्लोजर पे। यहाँ से 10 वर्किंग डेज शुरू हो जाएंगे। तो बुक क्लोजर साल में कई दफ़ा किया जा सकता है, लेकिन पूरे साल में 30 दिन से ऊपर नहीं, ज़रूरत पड़ने पे 45 दिन तक भी जाया जा सकता है, लेकिन साल में एक ख़ास डिफाइंड टाइम तक आपको बुक क्लोजर करने की इजाज़त है। बुक क्लोजर का कम से कम 7 दिन पहले नोटिस देना होता है। बुक क्लोजर का नोटिस देने के बाद जितना मर्जी देर से बुक क्लोजर करें कोई मसला नहीं, लेकिन एक शर्त है, लिस्टेड कंपनी इंश्योर करेगी इंटरिम डिविडेंड के केस में कि बुक क्लोजर मस्ट बी स्टार्टेड विद इन 15 डेज ऑफ अप्रूवल। इंटरिम डिविडेंड जिस दिन अप्रूव हुआ है ऐसा नहीं होगा कि आप उसके कुछ 40-50 दिन बाद बुक क्लोजर का अनाउंसमेंट करें। ये वाला बुक क्लोजर आपको 15 दिनों में स्टार्ट करना पड़ेगा।
सिर्फ ये वाला इंटरम डिविडेंड में सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए वाजिब है कि उसको बुक क्लोजर उस दिन के 15 दिनों के अंदर अंदर करना पड़ेगा। और मैंने 15 दिन बोला, 15 वर्किंग डेज नहीं बोला, तो ये 15 लगातार दिन है, ठीक है। बुक क्लोजर किसे कहते हैं? उन्होंने कहा जी क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स किसी ना किसी पर्पस के लिए, इसमें हम हैंडल करते हैं, इस दौरान जो है वो कंपनी शेयर ट्रांसफर वगैरह की रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगी। ये इसलिए किया जाता है कि कट ऑफ डेट मिल जाए कि कौन कौन लोग हैं हमारे मेंबर। कंपनी 7 दिन का नोटिस देके बुक्स बंद कर सकती है, कितने भी दिनों के लिए 30 दिन तक बंद कर सकती है। SECP एप्लीकेशन पे 30 दिन को मजीद 15 दिन की 45 दिन आप पूरे साल में आपको मिल सकते हैं। ऐसे लिस्टेड कंपनी में आपने नोटिस ऑफ बुक क्लोजर उर्दू इंग्लिश अखबार में भी देना है, ऐसा नहीं करेंगे तो लेवल 2 पेनल्टी हो गई। लेवल 2 अलग से याद रखना होगा। फाइनली जल्दी से चलते हैं डिविडेंड की पेमेंट। लिस्टेड कंपनी में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली पे किया जाएगा, बाकी कंपनियों में क्रॉस चेक, डिविडेंड वारंट और इलेक्ट्रॉनिक। शेयर होल्डर कैन चेंज द ऑप्शन एट एनी टाइम ड्यूरिंग ईयर थ्रू अ रिटन रिक्वेस्ट विद ऑल रिक्विजिट डिटेल। रिटन रिक्वेस्ट दे सकते हैं। अगर 10 वर्किंग डेज में नहीं होगा तो क्या होगा? एनी वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग पेनल्टी। चीफ एग्जीक्यूटिव को या 5 मिलियन तक का फाइन हो जाएगा, या 2 साल तक की कैद हो जाएगी, या दोनों का कम्बिनेशन हो जाएगा। दूसरा, वो इनएलिजिबल हो जाएगा किसी कंपनी का डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव अगले 5 साल तक। अभी बातें हमने पढ़ ली थी सारी, सिर्फ एक दफ़ा किताब पे देख रहे हैं। ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे इजाज़त मिल जाएगी आपको कि आप डिले कर सकते हैं। डिविडेंड अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से नहीं हो सका, शेयर होल्डर ने इंस्ट्रक्शन दी थी जिसको आप फॉलो नहीं कर सके, डिस्प्यूट है राइट ऑफ रिसीविंग डिविडेंड में, कंपनी ने पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद होल्ड कर ली अगेंस्ट एनी सम रिकवरेबल फ्रॉम शेयर होल्डर, उससे पैसे आने थे आपने वो होल्ड कर लिया। और आखिरी चीज़ कि अगर कंपनी साबित कर दे कि उनका कोई कसूर नहीं है, इफ़ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड या नॉन पोस्टिंग ऑफ वारंट वाज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ कंपनी। ये ओरिजिनल लॉ में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा है, किताब ने उसका सेंसर वर्जन पेश किया है। ओरिजिनली हम कहते हैं एनी अदर रीज़न जस्ट एन इक्विटेबल। 1984 के लॉ में ऐसा था, फिर 2017 में उसने थोड़ा सा उसके अल्फाज साफ किए। एनी अदर रीज़न से होता था ये 4 रीज़न है और उसके अलावा कोई और रीज़न जो SECP को ठीक लगे। जब इतने बड़े बड़े फाइन्स और जुर्माने ऐड हैं तो SECP को जो रीज़न ठीक लगे, यानी इख्तियार SECP के पास चला गया, फिर SECP जिस भी रीज़न को ठीक मान ले, तो ये इसमें ज़रा थोड़ा सा मार्जिन आ जाता है खाने पीने टाइप का। तो इसलिए किताब ने कहा कि आप लोगों के मासूम अज़हान में ऐसी बात ना आए, तो उन्होंने कहा कि नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड या नॉन पोस्टिंग ऑफ वारंट वाज नॉट ड्यू टू एनी डिफॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ। अगर कंपनी साबित कर दे कि कंपनी का कसूर नहीं था। कंपनी ऑल्सो विदहोल्ड कर सकती है अगर SECP ने कुछ डॉक्यूमेंट्स या चीज़ें प्रिस्क्राइब की थी और आपने वो चीज़ें उस शेयर होल्डर से नहीं ली, तो भी आपका डिविडेंड विदहोल्ड हो सकता है। डन। तो दैट इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 5 चैप्टर 9। कल इंशाल्लाह ताला हम इस वीक का लास्ट लेक्चर कर रहे होंगे और हम चैप्टर 11 को कवर कर लेंगे। तो उससे हमारे ये जो 2 सिलेबस एरिया है 1 to 5 और 9-11 ये कवर हो जाएगा इंशाल्लाह।